Hello, hello. Very good evening to all of you. कैसे चल रही है पढ़ना शुरू कर दिया सबने? स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का जो लेक्चर आपको बोला था वो ले लिया है सबने? उसकी जो कॉपी आपको बोली थी लेने को ले ली है? हाँ, यही वाली फोटो कॉपी दिखाओ। ये ऐसे ये फोटो कॉपी करा ली है सबने? क्योंकि बस जिससे नहीं कराई है नेक्स्ट वीक ये सबके पास होना चाहिए। नेक्स्ट वीक ये सबके पास होना चाहिए। ठीक है? शेयरिंग नहीं, सबके पास अपना होना चाहिए। ठीक है? क्या बच्चा? बहुत बढ़िया, बुक में डाल दिया, बहुत अच्छा। चलो, तो कल क्या पढ़ा था हमने? कल क्या पढ़ा था बच्चों हमने? सिंपल स्क्वामस में आप जो फर्दर क्लासिफिकेशन करते हो वो किस बेसिस पे होता है बच्चों? इन द ऑन द बेसिस ऑफ द शेप ऑफ द सेल। वेरी गुड। तो आप फर्दर क्लासिफिकेशन करते हो वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ द शेप ऑफ द सेल। शेप ऑफ द सेल पे आप उसको क्लासिफाई करते हो। जल्दी फटाफट जाओ क्योंकि क्लास का टाइम वेस्ट हो रहा है ना। और भी कोई था क्या? एक ही बच्चा था क्या? और भी थे? इनके साथ कौन था? अभी ब्रेक टाइम की बात है। कौन कौन था इनके साथ अभी? क्लास के बाद तो ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम। ओके, तो मैं पूछी थी बच्चों आपसे कि शेप ऑफ द सेल के बेसिस पे हमने क्लासिफाई किया था सिंपल एपिथेलियम को। कैसे? हाँ, कैसे किया था क्लासिफाई? हाँ बताओ। स्टैंड अप, पहले अपना नाम बताओ। हाँ, क्या नाम है बच्चा? हाँ, राशिद। हर्षित, हर्षित बताओ कैसे क्लासिफाई किया था? शेप ऑफ सेल पे कैसे क्लासिफाई किया था हमने? कल आए थे क्लास में? कैसे क्लासिफाई किया था शेप पे? शेप के बेस पे क्लासिफाई कैसे किया था? थोड़ा पढ़ोगे तो अच्छा होगा ना हर्षित? नहीं? हाँ, अच्छा होगा कि नहीं थोड़ा पढ़ना? हाँ, आपके भी। आप, हाँ, क्या नाम है बेटा? मुजम्मिल। बताओ बच्चा कैसे करा था शेप के बेसिस पे क्लासिफाई? वेरी गुड आंसर, वेरी गुड। बैठ जाओ। क्वामस, क्यूबॉइडल एंड कॉलमनार। ठीक है, यही तीन बेसिस था। और फिर उसको मैंने फर्दर ब्रश बॉर्डर्ड और सिलेटेड में डिवाइड किया था। ठीक है, और क्या बताया था आपको कि स्क्वामस एपिथेलियम लास्ट में जो बच्चा बैठा हुआ है, बिल्कुल लास्ट सेकेंड रो। हाँ, आप, क्या नाम है बच्चा? हाँ, पहले तो बाल पीछे करो, आंख पे ही आ जा रहे हैं। बाल वाल एकदम सही होने चाहिए। सर्जरी करोगे ना, मतलब बाल आंख वाँख पे आएगा। आर्टरी की जगह वेन काट दे रहे हो, वेन की जगह नर्व काट दे रहे हो। बाल वाल एकदम प्रॉपर। वैसे भी हेड कैप लगाओगे ना तो बालों से मुंह, मोह माया छोड़ देनी है। एकदम देखो फिर आगे आ गए। क्या ये ऐसे कहा जा रहा है क्या? हेयर बैंड नहीं कुछ करा लेना, ठीक हो लग रहा है ऐसे। डॉक्टर टाइप का नहीं लग रहा है। हाँ बताओ।
कि स्क्वामस एपिथेलियम कहाँ पे होता है बच्चा? स्क्वामस कहाँ कहाँ पे होता है? स्क्वामस बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर होता है। टेक्निकली तो सही आंसर दिया इसने, वेरी गुड। स्क्वामस का सेल बेसमेंट मेम्ब्रेन पे होगा। मैं लोकेशन पूछ रही हूँ, बॉडी में कहाँ होता है? वेरी गुड आंसर, एल्वेली की लाइनिंग में। वेरी गुड आंसर। और कहाँ पे बच्चा? इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन कहाँ बताया था? बैठ जाओ, एल्वेलाई तो ठीक है, बैठ जाओ। आपको मैंने बताया था बच्चों कल, स्क्वामस का लोकेशन बॉडी कैविटी के लाइनिंग में, ब्लड वेसल के लाइनिंग में, और एयर सैक के लाइनिंग में, बोमन कैप्सूल के लाइनिंग में। अभी आप देख रहे हो, कल आपने पढ़ा है चीजों को आप आज भूल जा रहे हो, है ना? तो आपको ये याद रहे, इसके लिए जरूरी है कि आप उसको रिवाइज करो। आप इसको क्या करो? भूलना गलत बात नहीं है, भूलना इज नेचुरल। मैं तो आपको बता रही हूँ, आप 3 बार याद करके भी भूल जाओगे। बच्चे पहले दूसरे टेस्ट के बाद आते हैं, मैम पढ़ते भूल जाते हैं, पढ़ते भूल जाते हैं। ये एकदम नॉर्मल चीज़ है zoology के लिए। डेटा इतना ज़्यादा है, पहली बार चीज़ों को पढ़ रहे हो, 2 या 3 बार पढ़ के भूलना एकदम नॉर्मल है। भूल के पूरा याद रह जाए तो ज़रूर कुछ प्रोडिजी टाइप का बच्चा है वो। बहुत रेयर ऐसे बच्चे होंगे जो पढ़ ले 1-2 बार और उनको हमेशा याद रह जाए। नहीं है ऐसे बच्चे, होता है तो वो रेयर बच्चा होता है। भूल के, पढ़ के भूल जाना इज नॉर्मल। तो इसलिए आपको याद रहे तो बार बार क्या करना है, ठीक है? चलो, तो आगे पढ़ते हैं। कल हमने स्क्वामस पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे सिंपल क्यूबॉइडल। आज हमें सिंपल क्यूबॉइडल का लोकेशन पढ़ना है। तो सिंपल क्यूबॉइडल के लोकेशन के लिए, सिंपल क्यूबॉइडल के लोकेशन के लिए सबसे पहले आपको याद रखना है बच्चों, क्यूबॉइडल का सेल प्रेजेंट होता है, लोकेशन सबसे पहले इन थायराइड फॉलिकल्स। अब आप पूछोगे मैम ये थायराइड फॉलिकल्स क्या होते हैं? हमारे बॉडी में बच्चों एक ग्लैंड होता है जिसको कहते हैं थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड में ना सैक की तरह छोटे छोटे, जैसे सैक होता है ना, वैसे छोटे छोटे सैक्स होते हैं जिनको की कहते हैं थायराइड फॉलिकल। वो ही हार्मोन का सिक्रीशन, वो हार्मोन का क्या करते हैं, सिक्रीशन। तो अगर आप, मैं आपसे पूछूंगी कि यहाँ पे क्यूबॉइडल सेल मॉडिफाई करके क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, सिक्रीशन। तो इसीलिए यहाँ पे क्यूबॉइडल सेल ग्लैंड की तरह काम कर रहा है ना, क्योंकि मॉडिफाई करके वो क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है? तो आपको याद रखना है कि सबसे पहले तो ये कहाँ पे प्रेजेंट है, इन द थायराइड फॉलिकल, ठीक है? अब मैंने आपको इसका वेरिएशन बताया था। माइक्रोविलाए अगर क्यूबॉइडल एपिथेलियम में होता है तो कौन सा क्यूबॉइडल हो जाता है, ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्या काम है माइक्रोविलाए का? सरफेस एरिया फॉर सिक्रीशन या एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करना, ठीक है? आपको बोमन्स कैप्सूल याद है? नेफ्रॉन के बोमन कैप्सूल के नीचे आपको एक हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर दिखता है। कॉइल्ड को कहते हैं कॉन्व्यूलेशन। कॉइल्ड को क्या कहते हैं, कॉन्व्यूलेशन। और क्योंकि ये अपर पार्ट है तो अपर को कहते हैं प्रोक्सिमल। तो ट्यूब जैसा है तो इसका नाम क्या हो गया, प्रोक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड टिब्यूल। इसका नाम हो गया प्रोक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड टिब्यूल, ठीक है? तो ये जो प्रोक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड टिब्यूल है ना, पीसीटी, इसी में प्रेजेंट होता है ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। और यहाँ पे इसका काम है कि पीसीटी क्या करता है, पीसीटी करता है रीअब्जॉर्प्शन। पीसीटी क्या करता है, रीअब्जॉर्ब। अगर आपको बहुत ज्यादा 10th का नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक्सक्रीशन पूरा एक चैप्टर है इसमें कि आप डिटेल में ये पढ़ोगे। अभी के लिए अगर आपको नेफ्रॉन याद नहीं है तो कोई बात नहीं, आप ये रट लो कि ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो इट इज प्रेजेंट इन द पीसीटी ऑफ द नेफ्रॉन। और वहां पे ये काम क्या कर रहा है, रीएब्जॉर्प्शन। और माइक्रोविलाई क्या कर रहा है, सरफेस एरिया फॉर रीएब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर, ये काम है माइक्रो, ठीक है? एक और मॉडिफिकेशन सिंपल क्यूबॉइडल का, एम्ब्रियोनिक स्टेज में अगर आप देखोगे
इन द केस ऑफ द एम्ब्रियोनिक स्टेज, जब एक बेबी अपने मदर के वोम में डेवलप हो रहा है, तो ये जो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, ये मेल बेबी में एक स्ट्रक्चर होता है, सेक्स ऑर्गन टेस्टिस। टेस्टिस में पतली पतली ट्यूब्स होती हैं। टेस्टिस के अंदर क्या होती हैं? पतली पतली ट्यूब्स। अभी नहीं आपको, फिर भी अगर याद है, रिप्रोडक्शन लास्ट ईयर पढ़ा था, कोई दिक्कत नहीं है, 12th में दोबारा डिटेल पढ़ो। अभी फिर आपको इसको क्या करना है, बस याद है तो समझ आ रहा होगा। मेल में, मेल बेबी जब डेवलप होता है तो मेल बेबी में एक सेक्स ऑर्गन डेवलप होता है, इसको कहते हैं टेस्टिस। टेस्टिस में पतली पतली ट्यूब्स होती है। टेस्टिस की उन पतली पतली ट्यूब्स का नाम होता है समाइनीफेरस टिब्यूल्स। टिब्यूल क्यों? क्योंकि वो बहुत पतली पतली ट्यूब्स है। समाइनीफेरस टिब्यूल कहाँ पे होती है? मेल के टेस्टिस, इन टेस्टिस ऑफ मेल, इन टेस्टिस ऑफ मेल ये समाइनीफेरस टिब्यूल क्या होता है? प्रेजेंट होता है। और वैसे ही फीमेल बेबी के ओवरी में, फीमेल बेबी के कहाँ पे? ओवरी में। इन दोनों जगह पे समाइनीफेरस टिब्यूल के लाइनिंग में और ओवरी के लाइनिंग में, लाइनिंग ऑफ द समाइनीफेरस टिब्यूल मेल में एंड ओवरी इन द फीमेल में क्या प्रेजेंट होता है? एम्ब्रियोनिक स्टेज पे प्रेजेंट होता है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। और आप पूछोगे मैम क्यूबॉइडल एपिथेलियम यहाँ पे करता क्या है? तो ये जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम है ना, ये जर्म सेल को बनाता नहीं है। जर्म सेल को तो बनाएगा गैमीट, जर्म सेल को तो बनाने में हेल्प करता है प्राइमोर्डियल जर्म सेल, वो अलग होता है, जर्म मदर सेल कहते हैं उसको। ये जर्म सेल को बनाता नहीं है, उसको बनने में हेल्प करता है। आप पूछोगे मैम कैसा हेल्प? नरिश करता है, उसको बनने के टाइम पे क्या करता है? नरिश कर। दोबारा बता रही हूँ कि ये बच्चों को कंफ्यूजन होता है। ये जो सिंपल क्यूबॉइडल है ये स्पर्म या ओवा बनाता नहीं है, बट जो डेवलपिंग स्पर्म एंड ओवा है, डेवलपिंग स्पर्म कहाँ होगा? टेस्टिस में। डेवलपिंग ओवा कहाँ होगा? ओवरी में। तो ये डेवलपिंग स्पर्म एंड ओवा जो कि जर्म सेल्स हैं, उनको बनने में क्या करता है? हेल्प करता है, नरिश करता है। तो ये जर्म सेल के बनने में हेल्प कर रहा है। तो इसीलिए बच्चों इस एपिथेलियम का कॉमन नेम जो है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज, क्या बोलोगे आप? जर्माइनल एपिथेलियम। इस एपिथेलियम का दूसरा नाम क्या हो जाता है? जर्माइनल एपिथेलियम। इसलिए नहीं कि ये जर्म सेल बनाता है, बट इसीलिए कि ये जर्म सेल को बनने में क्या करता है? हेल्प करता है। ठीक है, कहाँ कहाँ पढ़ा आपने सिंपल क्यूबॉइडल? सिंपल क्यूबॉइडल आपने पढ़ा सबसे पहले थायराइड फॉलिकल्स में, फिर आपने ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल पढ़ा पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन में, फिर आपने सिंपल क्यूबॉइडल एज अ मॉडिफिकेशन पढ़ा एज जर्माइनल एपिथेलियम। अब कुछ एक जगह पे एनसीईआरटी ने मेंशन नहीं किया इसको, बट जब आप पीवाईक्यू करोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आपको मिल जाएगा। ये एक और जगह पे प्रेजेंट होता है। कहाँ पे प्रेजेंट होता है? एनसीईआरटी ने तो इतना ही दिया है, बट एक और जगह मैं आपको बता रही हूँ ये जो प्रेजेंट होता है, एक और जगह पे ये प्रेजेंट होता है इन द स्मॉल salivary duct and pancreatic duct, in the small salivary duct and pancreatic duct। ठीक है, अब देखो इसका एक पैराडॉक्स है। पैराडॉक्स मतलब आपको क्वेश्चन करने में डिफिकल्टी आ सकती। क्या डिफिकल्टी आएगी? अभी जब आप एनसीईआरटी से कंपाउंड एपिथेलियम पढ़ोगे ना, तो एनसीईआरटी कंपाउंड को क्लासिफाई नहीं कर रहा है, सीधा लिख दे रहा है कि कंपाउंड एपिथेलियम इज प्रेजेंट इन द स्किन, it is present in the duct of the salivary gland and pancreas। अब आपके मन में डाउट आएगा कि मैम ने तो salivary gland के डक्ट में और पैनक्रियास के डक्ट में क्या लिखवाया हुआ है? सिंपल क्यूबॉइडल। और एनसीईआरटी ने क्या लिखा हुआ है? कंपाउंड। तो कैसे करें मैम क्वेश्चन? अब क्वेश्चन देखो कैसे करना है। अगर आपका क्वेश्चन एनसीईआरटी के लाइन पे आता है, देखो अब आप एनसीईआरटी में पढ़ोगे तो ये देखो यहाँ कंपाउंड एपिथेलियम लिखा है और यहाँ कंपाउंड एपिथेलियम में एक लाइन ऐसे लिखी हुई है कि दे आर प्रेजेंट इन द इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड एंड पैनक्रियाटिक डक्ट। ठीक है, तो अगर ऐसे लिखा है ना
कि विच टिश्यू इज प्रेजेंट इन द इनर लाइनिंग ऑफ द सलाइवरी डक्ट एंड द पैनक्रियाटिक डक्ट। और ऑप्शन आप देखना, अगर ऑप्शन में पहला ऑप्शन मतलब कोई भी ऑप्शन कंपाउंड एपिथेलियम है तो सबसे पहले आप उसी को टिक करोगे। सबसे पहले आप किसको टिक करोगे? कंपाउंड को ही टिक करोगे। आप पूछोगे मैम कंपाउंड और क्यूबॉइडल दोनों ऑप्शन में है तो किसको टिक करें? तब भी आप कंपाउंड को करोगे। बट अगर ये क्वेश्चन आया कि सलाइवरी ग्लैंड के डक्ट में और पैनक्रियाटिक डक्ट में कौन सा टिश्यू है और कंपाउंड एपिथेलियम ऑप्शन में नहीं है, उस केस में आप किसको टिक करोगे? सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आता है। या मान लो मैच द कॉलम आया है, कंपाउंड एपिथेलियम लिखा है, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम लिखा है, बाकी चीजें मैच हो गई, दो चीजें ये रह गई और इधर जो दो ऑप्शन रह गए वो रह गया स्किन एंड दूसरा रह गया ऑप्शन पैनक्रियाटिक डक्ट। अब स्किन के साथ किसको मैच करोगे? कंपाउंड। स्किन में तो हमेशा कंपाउंड होगा, स्किन में तो क्यूबॉइडल होने का चांस है ही नहीं, पर डक्ट में कंपाउंड भी हो सकता है और क्यूबॉइडल भी। तो डक्ट के लिए कौन सा ऑप्शन चूज कर लोगे? क्यूबॉइडल। और स्किन के लिए कौन सा ऑप्शन चूज कर लोगे? तो आपको ऐसे, अब देखो इस केस में आंसर डिफरेंट हो गया ना, कि कंपाउंड था फिर भी आपको आंसर किसको चूज करना पड़ा। तो मैं ये आपको बताना चाह रही हूं बच्चों की नीट में ऐसी क्वेश्चन आपको अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन गिवन अपने आंसर को क्या करना पड़ता है? मॉडिफाई करना। क्योंकि नीट में हमेशा मोस्ट करेक्ट ऑप्शन को आपको टिक कर। समझ आया मैंने क्या बोला? मान लो कि पैनक्रियाटिक डक्ट में कौन सा टिश्यू है पूछा गया, अगर सीधा सीधा कंपाउंड एपिथेलियम में गिवन है तो टिक कर दो। पैनक्रियाटिक डक्ट पूछ रहा है, इनर लाइनिंग ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड पूछ रहा है, टिक कर दो कंपाउंड को। अगर क्यूबॉइडल कंपाउंड दोनों दिया है तब भी किसको टिक करोगे? कंपाउंड को। कंपाउंड नहीं दिया है तो किसको टिक करोगे? और मैच द कॉलम में अगर सही ऑप्शन डक्ट में कंपाउंड को लगा के नहीं बन पा रहा तो आप साथ में किसको यूज कर सकते हो? ये होता क्या है ना, एनसीईआरटी डिटेल नहीं लिखता है ना। स्मॉल डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड में सिंपल क्यूबॉइडल होता है और जो लार्ज डक्ट होते हैं ना उनमें कौन सा होता है? कंपाउंड। स्मॉल डक्ट में सिंपल होता है और लार्ज डक्ट में कंपाउंड। पर एनसीईआरटी स्मॉल लार्ज बताता ही नहीं, वो तो सीधा बोल देते। ठीक है, तो ये है आपका एक तरह का मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया। ये जो क्वेश्चंस मैं आपको बताती हूँ बच्चों, दोबारा बता रही हूँ, ये मॉड्यूल्स में ही क्वेश्चंस हैं, आपके पीवाईक्यू पीपी के क्वेश्चन है। आपको बताती इसलिए हूँ क्योंकि करते हुए मेरे को पता आपको दिक्कत आएगी, तो बताने के बाद अगर आप इसको गलत करोगे तो फिर आपको दिक्कत। और इसीलिए हमेशा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, हमेशा टॉपिक पढ़ने के बाद उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। टॉपिक पढ़ लिया क्वेश्चन ही नहीं किया, टॉपिक बर्बाद है, कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो कंपाउंड आपने क्यूबॉइडल आपने कहाँ कहाँ पढ़ा? थायराइड फॉलिकल्स, देन इन द लाइनिंग ऑफ द स्मॉल सलाइवरी डक्ट, इन लाइनिंग ऑफ स्मॉल सलाइवरी डक्ट एंड द पैनक्रियाटिक डक्ट। और फिर और कहाँ पे प्रेजेंट है? इन द पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन, कौन सा है? ब्रश बॉर्डर्ड। और जर्माइनल एपिथेलियम भी कौन सा एपिथेलियम है? सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो जर्म सेल को बनने में नरिश करता है या हेल्प करता है, उस एपिथेलियम को आप क्या कहते हो? जर्माइनल एपिथेलियम। ठीक है, ये हो गया आपका क्यूबॉइडल। कॉलमनार भी पढ़ लो, बाद लिखना। अब नाउ कम्स द कॉलमनार। सिलिएटेड दोनों का एक साथ पढ़ाऊंगी। ठीक है, कॉलमनार और क्यूबॉइडल का सिलिएटेड एक साथ पढ़ाऊंगी। नाउ कम्स द सिंपल कॉलमनार। सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम। सबसे पहले तो सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम जो है वो प्रेजेंट है आपका इन द, इट इज प्रेजेंट इन द लाइनिंग ऑफ द स्टमक। इन लाइनिंग ऑफ, एनसीईआरटी तो एक साथ लिख देता है कि लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन, लाइनिंग ऑफ द स्टमक एंड इंटेस्टाइन, एनसीईआरटी ऐसे ही लिखता है। पर जो इंटेस्टाइन में टिश्यू है ना वो ये है, ब्रश बॉर्डर्ड कॉलमनार,
ब्रश बॉर्डर्ड कॉलमनार, ये कहां पे प्रेजेंट है बच्चों? इन लाइनिंग ऑफ, ये लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन। एनसीईआरटी ने तो एक साथ लिख दिया है कि कॉलमनार एपिथेलियम प्रेजेंट इन द लाइनिंग ऑफ द स्टमक एंड द इंटेस्टाइन। पर स्टमक में सिंपल कॉलमनार होता है और इंटेस्टाइन में ब्रश बॉर्डर्ड कॉलमनार। अगेन कॉलमनार का यहाँ पे काम वही होगा, इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। इंटेस्टाइन में तो हार्मोन और एंजाइम का सिक्रीशन भी होता है और एब्जॉर्प्शन भी होता है, दोनों काम होता है ना वहां पे, तो वो दोनों काम कर। और कहाँ पे प्रेजेंट है? इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर में भी प्रेजेंट होता है। और आपको मॉडिफिकेशन क्या बताया कॉलमनार का, बताओ? कॉलमनार मॉडिफाई करके कौन सा सेल बनाता है? गॉबलेट सेल। गॉबलेट सेल को दूसरा नाम क्या बोल सकते हो आप? म्यूकस सिक्रेटिंग सेल बोल सकते हो ना। और या इसका एक और नाम बच्चों आप बोल सकते हो म्यूकोसाइट्स। साइट मतलब सेल, म्यूकोसाइट मतलब म्यूकस सिक्रेटिंग सेल, म्यूकोसाइट मतलब म्यूकस सिक्रेटिंग सेल। ठीक है, ये भी कॉलमनार का ही मॉडिफिकेशन है। कहाँ पे मिलता है? स्टमक में भी, इंटेस्टाइन में भी। इट इज फाउंड इन द स्टमक ऑल्सो एंड इन द इंटेस्टाइन ऑल्सो। ठीक है, कल पढ़ाया था ना ये क्लासिफिकेशन आपको। तो ये है आपका कॉलमनार एपिथेलियम। कौन सा कॉलमनार? सिंपल कॉलमनार, सिंपल कॉलमनार एंड ब्रश बॉर्डर्ड। अब आ जाओ सिलिएटेड पे। नाउ कम्स ऑन सिलिएटेड। तो सिलिया का काम क्या है पहले ये बता दो। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सिलिया? मूव द पार्टिकल्स। हाँ वेरी गुड, स्पेसिफिक आपने बोला, बहुत अच्छा लगा। मूव द पार्टिकल्स एंड सेल्स इन कॉन्टैक्ट इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन बाय द रिदमिक वाइब्रेटिंग एक्शन। वो रिदमिक वाइब्रेटरी एक्शन करता है जिससे कि पार्टिकल हो या म्यूकस हो या सेल हो, वो उसको स्पेसिफिक डायरेक्शन में क्या करे? मूव। जैसे कि रेस्पिरेटरी ट्रैक में सिलिएटेड एपिथेलियम है, वो क्या करता है कि मान लो पैथोजन अंदर गया एयर के साथ या डस्ट पार्टिकल अंदर गए, तो म्यूकस ने उसको क्या किया? ट्रैप किया। कॉलमनार है ना, तो म्यूकस क्या करेगा? ट्रैप। और फिर सीलिया उस म्यूकस और ट्रैप पैथोजन को किधर मूव करेगा? आउटवर्ड। आउटवर्ड स्पेसिफिक मतलब आउटवर्ड। तो यहां म्यूकस को मूव कर रहा है, पार्टिकल को मूव कर रहा है। फलोपियन ट्यूब में भी सिलेटेड एपिथेलियम। फलोपियन ट्यूब में भी क्या है? वहां पे वो किसको मूव करता है? ओवरी, ओवा को। वहां पे वो ओवा को मूव करता है टुवर्ड्स यूट्रस। किधर मूव करता है? टुवर्ड्स यूट्रस, स्पेसिफिक डायरेक्शन। ठीक है, तो इसीलिए मैंने बोला बच्चों जब भी सिलेटेड होगा तो वो स्पेसिफिक डायरेक्शन में क्या करेगा? अब देखो हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है ना, वो ब्रांचेस बने हुए उसके, क्योंकि लंग्स कितने हैं? 2। और फिर 2 लंग्स के अंदर 300 मिलियन एल्वेलाई है, सैक्स। एल्वेलाई क्या होता है? सैक। कितना एल्वेलाई है? 300 मिलियन। विंड पाइप कितनी है? 2। विंड पाइप कितनी है? 1। बट उस एक विंड पाइप में जो एयर है वो कितने एल्वेलाई तक पहुंचाना है? 300 मिलियन। एक ही टाइम पे कैसे पहुंचा देगा? ब्रांच। आपके पास एक पाइप है नल से जुड़ी हुई, बट आपको 10 पौधों को एक साथ पानी देना। आप उस एक मोटी पाइप के क्या कर दो? ब्रांचिंग कर दो, एक साथ 10 जगह लगा दो उसको। समझ आ रहा है? तो एक विंड पाइप है, एयर को कैरी कर रहा है, पर कितने एल्वेलाई तक एयर ले जाना है? तो वो क्या करेगा? एक ट्यूब है, फिर 2 ब्रांच, फिर 2 का मल्टीपल और फिर उसका मल्टीपल और, मतलब वो ब्रांचेस पतली होती जाती है। ट्यूब क्या होती जाती है? पतली। तो उसको बोलते हैं प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई, फिर ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल में भी डिवीजन है, आपको पढ़ना है इस बार। इनिशियल ब्रोंक्यूल, डिस्टल ब्रोंक्यूल, टर्मिनल ब्रोंक्यूल, मतलब जैसे जैसे डिवाइड करता जाएगा ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स बनते जाएंगे और फाइनली एल्वियोलर डक्ट बनेगा जो एयर को कहां लेके जाएगा? एल्वियोलाई में। क्यों लेके जा रहा है वहां पे?
कि वही गैसियस एक्सचेंज होगा। अच्छा, ट्रैकिया में गैसियस एक्सचेंज या ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल में क्यों नहीं होता? स्क्वामस नहीं है ना, सिंपल आंसर, कॉम्प्लिकेट करना ही नहीं है। एक्सचेंज वहां होगा जहां स्क्वामस होगा। स्क्वामस नहीं है तो एक्सचेंज, स्क्वामस कहाँ है? एल्वेली में। तो एयर को ले जाना पड़ेगा एल्वेली तक कि वहीं स्क्वामस है, वहीं एक्सचेंज। ठीक है, तो जो स्टार्टिंग के ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल होते हैं ना, वहां पे सिंपल कॉलमनार होता है। स्टार्टिंग के ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स में क्या होता है? और जो नीचे पतली वाली ब्रोंक्यूल्स होती, तो नीचे की तरफ की ब्रोंक्यूल्स होती हैं, स्मॉल ब्रोंक्यूल्स कहते हैं आप उनको, उसमें सिलिएटेड क्यूबॉइडल होता है। क्या होता है? सिलिएटेड क्यूबॉइडल। पर मेजर पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक आपका, मतलब आपका सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, इनिशियल ब्रोंक्यूल, मेजर पार्ट में सिलिएटेड कॉलमनार। मेजर पार्ट में क्या होता है? सिलिएटेड कॉलमनार। फलोपियन ट्यूब में क्या होता है? सिलिएटेड कॉलमनार। फलोपियन ट्यूब में क्या होता है? सिलिएटेड। ठीक है, सिलिएटेड क्यूबॉइडल बॉडी में है बट बहुत कम जगह। मेनली क्या है? सिलिएटेड कॉलमनार। ठीक है, तो सिलिएटेड में मैंने आपको बोला दो तरह से है। वन इज द सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ये मैंने आपको बताया सिर्फ कहाँ पे प्रेजेंट है? दिस इज प्रेजेंट इन स्मॉल ब्रोंक्यूल्स। बिल्कुल जो नीचे वाले पतले पतले ब्रोंक्यूल्स हैं उनमें ये प्रेजेंट। ठीक है, और जो मेजर है वो है सिलिएटेड कॉलमनार। और ये कहाँ प्रेजेंट है बच्चों? ये प्रेजेंट है इन मोस्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक। तो आप पूछोगे मैम क्या ये ट्रैकिया में भी है? नहीं, ट्रैकिया में जो टिश्यू है वो आपको पढ़ना ही नहीं है। विंड पाइप, आपके ट्रैकिया में जो टिश्यू होता है वो आपको पढ़ना ही नहीं है। उसको स्यूडो स्ट्रैटिफाइड कहते हैं। दैट इज कॉल्ड एज स्यूडो स्ट्रैटिफाइड। पहले ये सब आता था, अब नहीं आता स्ट्रैटिफाइड। जब ब्रीदिंग पढ़ाऊंगी ना तो थोड़ा सा उसके बारे में बता, अभी नहीं पढ़ना। तो सिलेटेड क्यूबॉइडल कहाँ पे है? नीचे की तरफ जो ब्रोंक्यूल्स हैं, पतली पतली स्मॉल ब्रोंक्यूल्स। एंड मोस्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक, मोस्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक से मेरा मतलब है सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई। मतलब एनसीईआरटी ऐसी लिखता है, मोस्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी, टर्शियरी ब्रोंकाई, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, इन सब जगह पे क्या प्रेजेंट है आपका? सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम। और कहाँ प्रेजेंट है, क्या बताया मैंने? वेरी गुड, इन द लाइनिंग ऑफ फलोपियन। ओविडक्ट की लाइनिंग जो होती है या फलोपियन ट्यूब की लाइनिंग जो होती है, वहां पे भी प्रेजेंट है आपका सिलिएटेड। तो ये हो गया आपका कंप्लीट सिंपल, सिंपल स्क्वामस, सिंपल क्यूबॉइडल एंड सिंपल कॉलमनार। और सिंपल क्यूबॉइडल एंड कॉलमनार के मोस्ट ऑफ द मॉडिफिकेशंस आपने पढ़ लिए, ब्रश बॉर्डर्ड एज वेल एज द स्प्लिटेड। अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? कंपाउंड। कल सिंपल स्क्वामस लिख लिया था या बचा हुआ था? सिंपल स्क्वामस लिख लिया था। चलो हेडिंग डालो सिंपल क्यूबॉइडल। ग्लैंडुलर तो लास्ट में, कंपाउंड के बाद। तो राइट डाउन सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। मैं आपको अगर सजेस्ट करूंगी कि कहाँ से पढ़ना है, तो थ्योरी पार्ट मैं आपको बता रही हूँ बच्चों, आपको पढ़ना है थ्योरी पार्ट जो है वो आपको पढ़ना है फ्रॉम योर नोट्स एंड द एनसीईआरटी। क्वेश्चन आप ढेर सारे मॉड्यूल से करो, क्वेश्चन आपको ढेर सारे कहाँ से करने हैं? मॉड्यूल से करने हैं। ठीक है, देखो राइट डाउन सिंपल क्यूबॉइडल।
राइट डाउन सिंपल क्यूबॉइडल। स्ट्रक्चर तो लिखा हुआ है ना आपने, कैसे सेल्स होते हैं? ट्यूब लाइक और क्यूबॉइडल। न्यूक्लियस कैसा होता है? राउंड, प्रेजेंट इन द, चलो लिखो। राइट डाउन सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम के बारे में लिखो। राइट डाउन लोकेशन, प्रेजेंट इन, खाना एक बार एंशियर, प्रेजेंट इन द थायराइड फॉलिकल्स। ये डायग्राम देख रहे हो बच्चों सिलिएटेड एपिथेलियम का? ये सारे डायग्राम्स आपको यहीं से पता होने चाहिए, ठीक है? अगर कलर्ड फोटो कॉपी कराओगे तो और बेटर रहेगा, क्योंकि एग्जाम में जो डायग्राम्स आते हैं कलर्ड। चलो लिखो। राइट डाउन द सिंपल क्यूबॉइडल, द सिंपल क्यूबॉइडल, द सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम प्रेजेंट इन, प्रेजेंट इन, पहला लिखो थायराइड फॉलिकल्स, present in thyroid follicles, thyroid follicles. Second, write down in the lining of small salivary, in the lining of duct of small salivary glands, in the lining of, in the lining of small duct of salivary gland, small duct of salivary gland, salivary gland and pancreas, and pancreas in the lining of, बताया ना ये स्मॉल में होता है और कंपाउंड वाला लार्ज में। तो in the lining of small duct of salivary gland and pancreas, small duct of salivary gland and pancreas, small duct of salivary gland and pancreas. Then write down germinal epithelium, पहले ये लिखो germinal epithelium, write down germinal epithelium, germinal epithelium। देखो एनसीईआरटी बताया ना आधी चीज लिख देता है। अभी ये जो वाला प्रिंट आउट है इसमें देखो क्या लिखा है, क्यूबॉइडल में क्या लिख दिया है इसने, दिस इज कॉमनली फाउंड इन डक्ट ऑफ द ग्लैंड, लिखा है ना डक्ट ऑफ द ग्लैंड। अब डक्ट ऑफ द ग्लैंड में स्पेसिफाई नहीं किया कौन सा डक्ट ऑफ द ग्लैंड। और जब आप कंपाउंड पढ़ोगे तो ये भी लिखा हुआ है इन द इनर लाइनिंग ऑफ द डक्ट ऑफ द ग्लैंड, दोनों जगह है ना। आपको बता दिया ना क्वेश्चन कैसे करना है, कंफ्यूज नहीं होना इसमें, ठीक है? तो राइट डाउन जर्माइनल एपिथेलियम बच्चों, जर्माइनल में लिखो द सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, द सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, simple cuboidal epithelium at the embryonic stage, at the embryonic stage, at the embryonic stage, embryonic stage, present in the, present in the lining of, present in the lining of, lining of, यहां से देख के लिखना seminiferous tubule in testis of male, present in the lining of seminiferous tubule, seminiferous tubule ना टेस्टिस एक ऑर्गन है, अभी इतना समझ लो, और उसके अंदर पतली पतली क्या है ट्यूब, जिसको क्या कहते हैं seminiferous tubule, यहां स्पर्म बनता है। इसी टिब्यूल के अंदर क्या बनता है, स्पर्म, और स्पर्म को बनने में हेल्प कौन करता है, जर्माइनल एपिथेलियम। स्पर्म को बनने में हेल्प कौन करता है, जर्माइनल एपिथेलियम। इसीलिए तो नाम जर्माइनल है, क्योंकि जर्म सेल को बनाने में क्या कर रहा है, हेल्प कर। प्रेजेंट इन द लाइनिंग ऑफ seminiferous tubule in testis of, in testis of male and in the lining of, and in the lining of, in the lining of ovary in female, and in the lining of ovary in female, and in the lining of ovary in male, ovary in female, as they help to, as they help to nourish the, as they
help to nourish the germ cell, as they help to nourish the germ cell during development, as they help to nourish the germ cell during development, therefore called, as they help to nourish the germ cell during development, thus called germinal epithelium, thus called germinal epithelium, thus called germinal epithelium, thus called germinal epithelium. ठीक है, तो अगर आपका क्वेश्चन आता है और लिखा रहता है जर्माइनल एपिथेलियम कैन बी फाउंड इन द एडल्ट टेस्टिस ऑफ मेल या इन एडल्ट फीमेल ओवरी, ये सही लाइन है कि नहीं है? जर्माइनल एपिथेलियम इसको सिर्फ एम्ब्रियोनिक स्टेज कहते हैं. आप जब ह्यूमन रिप्रोडक्शन नेक्स्ट ईयर पढ़ोगे बच्चों, तो आप देखोगे किसी जर्माइनल एपिथेलियम के सेल्स को एडल्ट स्टेज में दूसरा नाम मिल जाए. आपने ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ा है लास्ट ईयर? आपने सर्टोली सेल सुना है? सर्टोली सेल नहीं सुना? नर्स सेल, नर्स सेल सुना है? लेडिक सेल भी होता है ना, लेडिक सेल अलग होता है. सर्टोली सेल या नर्स सेल यही जर्माइनल एपिथेलियम का दूसरा. पर जर्माइनल कब बोलते हो? एम्ब्रियोनिक स्टेज में. और सर्टोली कब बोलते हो? एडल्ट मतलब बर्थ के बाद. बर्थ के बाद. बर्थ के पहले क्या बोलते हो? ठीक है. अब मैंने ये जो आपको इतना बड़ा लाइन लिखवाया ना, उस पर देखो क्वेश्चन कैसा आएगा. इस तरह का क्वेश्चन आपने किया नहीं होगा. आई थिंक 9th 10th में तो मोस्ट ऑफ द बच्चों ने नहीं किया होगा. नीट के पैटर्न पे एक तरह का क्वेश्चन होता है बच्चों, zoology में, बॉटनी में बहुत आता है. दे आर कॉल्ड एज AR क्वेश्चन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. AR क्वेश्चन. AR होता है assertion reason. AR क्वेश्चन क्या होता है? assertion reason. आपको मिलेगा जब आप पेपर को करोगे. तो देखो ये क्वेश्चन कैसा होता है. सपोज आई से, सपोज मैं बोलती हूं कि assertion है कि RBC आर रेड ब्लड सेल्स. आरबीसी कैसा सेल है? रेड ब्लड सेल्स. ठीक है. या आरबीसी की जगह मैं इसको लिख देती हूं इरिथ्रोसाइट. इरिथ्रोसाइट नाम होता है ना इसका. इरिथ्रोसाइट्स आर रेड ब्लड सेल्स. ठीक है. और मैं इसका रीजन डालती हूं, दीज सेल्स कंटेन red colored hemoglobin pigment. These cells contain red colored hemoglobin pigment. ठीक है, जो ऑक्सीजन से बाइंड करता है. अब आप ये देखो, मैंने पहले स्टेटमेंट में क्या बोला कि उसका कलर क्या है? रेड. और दूसरे स्टेटमेंट में क्या किया? बताया कि रेड क्यों है. तो ये जो ऑप्शन है ना, आपके इसके नीचे ऑप्शंस होते हैं जो आपको टिक करना होता है. कैसे ऑप्शन? जैसे एक ऑप्शन रहेगा assertion ट्रू रीजन फॉल्स, एक रहेगा assertion फॉल्स रीजन ट्रू, तीसरा रहेगा, तीसरा और चौथा, या वो कई बार पहला दूसरा ऑप्शन होता है, सबसे कंफ्यूजिंग. assertion ट्रू रीजन ट्रू, इज दिस द करेक्ट एक्सप्लेनेशन या इज दिस नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन? और इसी में बच्चे सबसे ज्यादा गलत करते. इस केस में क्या है? इस केस में करेक्ट एक्सप्लेन. ठीक है. अब देखो दूसरा तरह का. इसी में देखो, मैंने बोला इरिथ्रोसाइट्स आर रेड ब्लड सेल्स, और फिर मैंने बोला इरिथ्रोसाइट्स आर प्रेजेंट इन लार्ज नंबर इन द ब्लड. लार्ज नंबर इन द ब्लड, या दे आर फाउंड इन मैक्सिमम नंबर इन द ब्लड. कि ब्लड में सबसे ज्यादा सेल्स हैं इरिथ्रोसाइट ही है. दोनों स्टेटमेंट ट्रू है. बट इज दिस द करेक्ट एक्सप्लेनेशन? इसीलिए जब zoology हम पढ़ते हैं तो हम बिकॉज वाली चीज पढ़ते हैं. मैंने आपको क्यों लिखवाया कि बिकॉज इट इज कॉल्ड जर्माइनल एपिथेलियम, कि ये आता है assertion. assertion क्या लिखा रहेगा? assertion लिखा रहेगा जर्माइनल एपिथेलियम इज प्रेजेंट इन द लाइनिंग ऑफ ओवरी. रीजन क्या होना चाहिए? दे हेल्प टू नरिश द
या दे हेल्प टू डेवलप द जर्म सेल, दस कॉल्ड जर्माइनल एपिथेलियम। ये इसका करेक्ट रीजन। अब मान लो ये लिखा है जर्माइनल एपिथेलियम प्रेजेंट इन द लाइनिंग ऑफ ओवरी, और नीचे लिखा है जर्माइनल एपिथेलियम आर सिंपल क्यूबॉइडल सेल्स। दोनों स्टेटमेंट तो ट्रू है, बट एक्सप्लेनेशन ट्रू। मान लो लिखा है लीफ इज ग्रीन, रीजन लिखा है इट कंटेन्स क्लोरोफिल पिगमेंट। रीजन सही है, लीफ इज ग्रीन, और दूसरा उसके नीचे लिखा है लीफ हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस। क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? स्टेटमेंट ट्रू है पर एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है, क्योंकि वो ग्रीन क्यों है ये नहीं बता रहा। समझ आ गया? बहुत ज्यादा इस तरह का क्वेश्चन अब आता है बच्चों, इनको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस कहते हैं, और बच्चे सबसे ज्यादा गलती इसी में करते हैं। इसीलिए जब भी आप पढ़ते हो जोलॉजी में तो आप उसको रीजन के साथ पढ़ो, ताकि इस तरह का स्टेटमेंट क्वेश्चन आप क्या कर पाओ। ठीक है, तो दैट इज आपने पढ़ लिया कि जर्माइनल एपिथेलियम का है, लाइनिंग ऑफ सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल एंड द लाइनिंग ऑफ द ओवरी। ठीक है, अब लिखो नेक्स्ट, राइट डाउन ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। नेक्स्ट राइट डाउन ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्वेश्चन करने शुरू किया आपने? अगर नहीं किए तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत पढ़ा नहीं है, करोगे तभी समझ आए। ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। द माइक्रोविलाई प्रेजेंट, द माइक्रोविलाई प्रेजेंट, द माइक्रोविलाई प्रेजेंट helps to increase the microvilli present helps to increase the surface area. The microvilli present help to increase the surface area for absorption or secretion. The microvilli present help to increase the surface area for absorption or secretion. The microvilli help to increase the surface area for absorption or secretion. Absorption or secretion. ठीक है? This tissue is present in, this tissue is present in, this tissue is present in PCT, PCT of nephron। फॉर्म लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल कहते हैं, जैसे PCT भी लिखा आता है क्वेश्चन, प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। क्या आप एक्सक्रीशन पढ़ोगे आगे? याद है तो लिख लो, नहीं याद तो छोड़ दो। 6th चैप्टर एक्सक्रीशन है, वहां पढ़ लो। दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन PCT ऑफ, देखा सबने? अब लिखो सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम। राइट डाउन सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम, सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम, सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम, सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम। कॉलमनार लिखा आपने, रिटन ऑल ऑफ यू। चलो राइट ऑन सिंपल कॉलमनार में प्रेजेंट इन द लाइनिंग ऑफ स्टमक, प्रेजेंट इन द लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इन द लाइनिंग ऑफ गॉल ब्लैडर, प्रेजेंट इन द लाइनिंग ऑफ स्टमक and in the lining of gallbladder, present in the lining of stomach and in the lining of gallbladder, the lining of gallbladder, the lining of gallbladder। अब लिखो ब्रश बॉर्डर्ड कॉलमनार एपिथेलियम, ब्रश बॉर्डर्ड कॉलमनार एपिथेलियम। ब्रश बॉर्डर्ड मतलब क्या होगा इसमें? माइक्रोविलाई। ब्रश बॉर्डर्ड कॉलमनार एपिथेलियम, ब्रश बॉर्डर्ड कॉलमनार एपिथेलियम, ब्रैकेट में लिखोगे हैज माइक्रोविलाई,
ब्रश बॉर्डर्ड कॉलमनार एपिथेलियम के ब्रैकेट में क्या लिखोगे? हैज माइक्रोविलाई। ब्रश बॉर्डर्ड कॉलमनार एपिथेलियम के ब्रैकेट में लिखना है हैज माइक्रोविलाई, हैज माइक्रोविलाई। देखा? देखो, प्रेजेंट इन द लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन, प्रेजेंट इन द लाइनिंग लिखना है आपको, प्रेजेंट इन द लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन। माइक्रोविलाई का काम क्या है बच्चों? सरफेस एरिया फॉर सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन को लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, लाइनिंग ऑफ द स्मॉल, लाइनिंग ऑफ द स्मॉल। लिखा सबने? डन ऑल ऑफ यू? अब लिखो, द कॉलमनार सेल्स में मॉडिफाई, द कॉलमनार सेल्स may modify, the columnar cells may modify form, the columnar cells may modify form goblet cells, goblet cells, गॉबलेट कल बना के दिखाया था ना गॉबलेट सेल कैसा होता है? फॉर्म द गॉबलेट सेल स्लैश म्यूकस सिक्रेटिंग सेल, फॉर्म द गॉबलेट सेल slash form the goblet cell slash the mucus secreting cell slash mucocyte, form the goblet cell slash mucus secreting cell slash क्या mucocyte, goblet cell, mucocyte या mucus secreting cells। और ये mucus secreting cells कहाँ कहाँ है? जहां जहां कॉलमनार है। क्या म्यूकस सिक्रेटिंग सेल रेस्पिरेटरी ट्रैक में है? तो बताया था म्यूकस आता है, वो जो कफ होता है वो क्या है? जो नेजल ट्रैक से अगर आप कभी नोज पिक करते हो वो क्या होता है? स्टिकी सब्सटेंस जो पैथोजन या पार्टिकल को ट्रैप करता है, बस दैट इज अ म्यूकस। तो वो कहाँ से आया? म्यूकस सिक्रेटिंग सेल है। अभी तो बताया मोस्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक में क्या है? कॉलमनार। और कॉलमनार का मॉडिफिकेशन क्या होता है? म्यूकोसाइट। और रेस्पिरेटरी ट्रैक के लाइनिंग में क्या है? म्यूकोसाइट। म्यूकस उसको ट्रैप करेगा पार्टिकल को। जीआई ट्रैक में भी म्यूकस है, वहां पे म्यूकस का काम अलग हो जाता है। वहां म्यूकस का काम है फूड को थोड़ा स्लिपरी बनाना ताकि वो आसानी से एक पार्ट से दूसरे पार्ट में पेरिस्टाल्टिक एक्शन से पास हो जाए। अलग अलग काम है। यूरिनरी ट्रैक में भी म्यूकोसाइट है, उसका काम है वहां पे कि अगर पैथोजन वगैरह यूरिनरी ट्रैक में आता है तो उसको क्या करना? ट्रैप करना। ठीक है? तो ये जो म्यूकस सिक्रेटिंग सेल है कॉलमनार का, ये बॉडी के मेजर सिस्टम्स के लाइनिंग में है। दे आर प्रेजेंट इन द लाइनिंग ऑफ द मेजर सिस्टम्स ऑफ द बॉडी। कौन कौन सा है मेजर सिस्टम? रेस्पिरेटरी सिस्टम, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक एंड यूरिनोजेनाइटल ट्रैक। यूरिनोजेनाइटल तीनों ट्रैक्स में म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स है। तीनों ट्रैक्स में क्या प्रेजेंट है? म्यूकस सिक्रेटिंग सेल। ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट राइट डाउन सिलेटेड एपिथेलियम। नेक्स्ट राइट डाउन सिलेटेड एपिथेलियम, सिलिएटेड एपिथेलियम, सिलेटेड एपिथेलियम। मेरे को ना याद दिलाना, वो पेपर लिख। सिलेटेड एपिथेलियम में लिखो cilia helps, cilia helps in movement of particles, mucus or cells in specific direction, in specific cilia helps in movement of particles, mucus or cells. It helps in movement of particles, mucus or cells in specific direction. In specific
Air helps in movement of particles, mucus and cells in specific direction. Then ciliated epithelium को दो पार्ट में डिवाइड करो. Ciliated epithelium दो पार्ट में डिवाइड करो. Ciliated cuboidal epithelium, ciliated columnar epithelium. Ciliated cuboidal epithelium, ciliated columnar epithelium. Ciliated cuboidal, ciliated columnar. Ciliated cuboidal, ciliated columnar. लिखा सबने? लिखा? Ciliated cuboidal लिखो. In lining of small bronchioles. Ciliated cuboidal लिखो. In lining of small bronchioles. हाँ जी बताओ. टेम्परेचर बढ़ा दूँ? In lining of small bronchioles. In lining of small bronchioles. Lining of small bronchioles. एसी को बंद नहीं कर सकते बच्चों. तो आपको लाइट जाती है तो सफोकेशन. बेस्ट थिंग इज, मेरे को भी कभी कभी ऐसे, मैं भी थोड़ी कोल्ड सेंसिटिव हूँ. द बेस्ट थिंग इज आप ब्लैक कलर का आपने टी शर्ट वो पहनो, कॉटन का फुल लेंथ का वो पहन लो, फुल स्लीव्स का इधर पहन लो. कैरी अ स्टोल विद यू अगर आपको लगता है. क्योंकि क्लास में इतने बच्चे हो ना, अगर एसी बंद करेंगे तो फिर है ना, तो अडेप्ट कर, मतलब अडेप्ट करना ठंड लगा के नहीं. ठंड का सोल्यूशन, मैम बीमार पड़ गए तो राइट डाउन सिलेटेड क्यूबॉइडल लिखा आपने. इन स्मॉल लाइनिंग ऑफ स्मॉल ब्रोंक्यूल्स. अच्छा लिखो सिलेटेड कॉलमनार एपिथेलियम. सिलेटेड कॉलमनार एपिथेलियम. सिलेटेड कॉलमनार एपिथेलियम. राइट डाउन प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी. मेजर पार्ट रेस्पिरेटरी ट्रैक का आपका जो है वहाँ सिलेटेड कॉलमनारी है. अभी बताया ना, वहाँ पे म्यूकस सिक्रेटिंग सेल भी बनाता है ना. और सिलिया उस म्यूकस को क्या करता है? आउटवर्ड मूव करता है. वही म्यूकस तो बाहर आता है ना, इस फॉर्म में, पफ के फॉर्म, वही म्यूकस आता है. तो इन मोस्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक, like lining of secondary bronchiole, tertiary bronchi, initial bronchiole, present in most of the respiratory tract, like in secondary bronchi, tertiary bronchi, initial bronchioles, present in secondary bronchi, tertiary bronchi, initial bronchiole. आप कहोगे मैम प्राइमरी ब्रोंकाई क्यों नहीं था? कि प्राइमरी ब्रोंकाई में सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम नहीं. अभी बताया ना, एक स्पेशलाइज्ड होता है, वो स्यूडो स्ट्रैटिफाइड कहते हैं. यहाँ पे नहीं पढ़ना, ब्रीदिंग में पढ़ाऊंगी. तो प्रेजेंट इन द सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, इनिशियल ब्रोंक्यूल. क्वेश्चन आएगा मोस्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या है? सिलेटेड कॉलमनार. या क्वेश्चन आएगा मोस्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्यूब इज लाइड बाय सिलेटेड कॉलमनार. लिखा सबने ये? दूसरा लिखो इन द लाइनिंग ऑफ हॉलो ऑर्गन्स लाइक, इन द लाइनिंग ऑफ हॉलो ऑर्गन्स लाइक ओविडक्ट और फॉलोपियन ट्यूब. इन द लाइनिंग ऑफ हॉलो ऑर्गन्स लाइक, in the lining of hollow organs like, the lining of hollow organs like oviduct or fallopian tube. The lining of hollow organs like oviduct or fallopian tube. The lining of hollow organs like oviduct और फलोपियन, ओविडक्ट और फलोपियन. तो ये था ओवरऑल अबाउट द सिंपल एपिथेलियम. सिंपल एपिथेलियम आपने देखा. मेजर कहाँ दिखा आपको? मेजर सिंपल एपिथेलियम कहाँ दिखा आपको? मेजर आपको दिखा. प्रोटेक्शन कहाँ पे कर रहा था ये?
लाइनिंग ऑफ बॉडी कैविटीज, तो ये आपको बॉडी कैविटीज में दिखा, और फिर मेजरली ये आपको डक्स में दिखा, लाइनिंग ऑफ डक्स में दिखा, और फिर ये आपको दिखा इन लाइनिंग ऑफ द ट्यूब, जैसे कि रेस्पिरेटरी ट्यूब, जैसे कि फलोपियन ट्यूब, इस तरह की ट्यूब के लाइनिंग में भी आपको दिखा सिंपल एपिथेलियम। ठीक है, बिकॉज क्या डक्ट भी एक तरह का ट्यूब है, बट डक्ट ऐसा ट्यूब है जो ग्लैंड का पार्ट होता है, और ट्यूब मतलब बॉडी की अदर ट्यूब, जैसे रेस्पिरेटरी ट्यूब, या फिर आपकी डाइजेस्टिव ट्यूब, या फिर आपका फलोपियन ट्यूब, इस तरह का। तो दैट इज योर सिंपल एपिथेलियम मेजरली। यहाँ वेरी लिटिल रोल इन प्रोटेक्शन, मेजर रोल इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन और द एक्सचेंज। सिंपल एपिथेलियम खत्म हो गया बच्चों आपका। नाउ लेट अस स्टडी अबाउट द कंपाउंड। नाउ सी कंपाउंड, कंपाउंड का पहले तो मतलब क्या है, मैं कोई मल्टीपल लेयर्ड ऑफ सेल्स। कंपाउंड एपिथेलियम का मतलब क्या है? ग्रुप का क्यों लगाना है, ग्रुप लगाना ही नहीं है, मल्टीपल लेयर ऑफ सेल्स। बहुत सारे लेयर ऑफ सेल्स अगर होंगे, क्या कहोगे आप उसको? कंपाउंड एपिथेलियम। और क्या सारा सेल बेसमेंट मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में होगा? फिर कौन होगा? बेसल पार्ट या बेसल लेयर? बेसल लेयर, बेसल लेयर है ना। द बेसल लेयर इज इन कांटेक्ट विद द बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, अब देखो कंपाउंड को क्लासिफाई करते हैं, एनसीईआरटी में दिया नहीं है बट आपको पढ़ना है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और बहुत रिसेंटली आया था। आप कंपाउंड को क्लासिफाई करते हो बेस्ड ऑफ कि वो स्ट्रेच कर सकता है कि नहीं। आप बोलोगे स्ट्रेच का मतलब कि जैसे यूरेटर या यूरिनरी ब्लैडर ऑर्गन है ना, जब यूरिन यूरिनरी ब्लैडर में या यूरेटर के थ्रू जाता है ना, तो वहां पे ऐसा एपिथेलियम है वो थोड़ा सा फैलता है, जिस मतलब कि वो थोड़ा स्ट्रेच करता है, जिससे कि यूरिन को फ्लो करने में क्या होती है? आसानी होती है। या ब्लैडर क्या होता है ना, उसकी कैपेसिटी होती है 800 ml की, तो ब्लैडर ऐसे रहता है, ओवॉइड, ऐसे ओवल रहता है। जैसे जैसे यूरिन भरता जाता है ना, उसका एपिथेलियम क्या करता है? स्ट्रेच, क्योंकि उस स्ट्रेचिंग से ही ब्रेन को सिग्नल जाता है। अगर वो स्ट्रेच ना करे तो ब्रेन को पता ही नहीं चलेगा ब्लैडर भर गया और यूरिनेशन का सिग्नल स्टार्ट करना है। ठीक है, तो देयरफॉर द स्ट्रेचिंग पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कंपाउंड में दो टाइप है, एक ऐसा कंपाउंड जो स्ट्रेच नहीं करता और एक ऐसा कंपाउंड जो स्ट्रेच करता है। तो जो कंपाउंड स्ट्रेच नहीं करता वो आप कहते हैं स्ट्रैटिफाइड कहते हैं, उसको आप कहते हैं स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। आप उसको क्या कहते हैं? यू कॉल इट एज द स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम, जो स्ट्रेच नहीं करता। और अगर बच्चों जो स्ट्रेच करे तो उसका शेप क्या होगा? चेंज होगा। स्ट्रेच करने से एपिथेलियम का शेप स्लाइटली क्या होगा? चेंज को क्या कहते हैं? ट्रांजिशन। चेंज होना मतलब ट्रांजिशन होना। तो आप बोल सकते हो कि इस एपिथेलियम के शेप में ट्रांजिशन हो रहा है, बोल सकते हो कि नहीं? तो उसका नाम ही यही है, उसका नाम ही है ट्रांजिशनल एपिथेलियम। समझ आया क्यों है ट्रांजिशनल? क्योंकि एपिथेलियम क्या करता है? स्ट्रेचिंग नहीं, एपिथेलियम स्ट्रेच करता है, जिसके कारण स्लाइटली शेप में ट्रांजिशन, इसीलिए नाम ही क्या रख दिया? ट्रांजिशन। ठीक है, ये स्ट्रेच कर सकता है और ये स्ट्रेच सकता, ये डू नॉट स्ट्रेच और ये कैन स्ट्रेच, कैन स्लाइटली। और पूरा एपिथेलियम नहीं, मतलब मल्टीपल लेयर्ड होता है ना, तो ऐसा नहीं है कि पूरा एपिथेलियम ही स्ट्रेच करता है, सिर्फ अपर लेयर और मिडिल लेयर के कुछ सेल, सिर्फ अपर और मिडिल लेयर के कुछ सेल्स स्ट्रेच कर सकते हैं।
अब बस आपको डायरेक्टली पढ़ना है कि ये कहाँ प्रेजेंट होता है। स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम जो होता है वो प्रेजेंट होता है ड्राई सरफेस ऑफ स्किन में, ड्राई सरफेस ऑफ स्किन में होता है। यहाँ पे आप एक और चीज पढ़ लो, ड्राई सरफेस ऑफ स्किन में जो अपर पार्ट में स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम है, या स्ट्रैटिफाइड भी किसका टाइप है, कंपाउंड का, कंपाउंड एपिथेलियम ड्राई सरफेस ऑफ द स्किन में है आपके, उसका अपर लेयर, बहुत सारे लेयर्स है ना, उसका अपर लेयर डेड होता है। अपर लेयर क्या होता है, डेड। और उसमें एक वेरी टफ या बोलो इनसॉल्युबल प्रोटीन होता है, वो केराटिन कहते हैं। क्या कहते हैं, केराटिन। मैंने क्या बोला, मैंने बोला स्किन ऑर्गन है, स्किन के अपर पार्ट में जो एपिथेलियम है वो कौन सा एपिथेलियम है, कंपाउंड। उस कंपाउंड में बहुत सारे लेयर्स हैं, तो उसकी जो अपर टॉप लेयर है वो क्या होती है, डेड सेल्स की हो, और उन डेड सेल्स में क्या डिपॉजिटेड है, इनसॉल्यूबल प्रोटीन केराटिन। तो डेड सेल क्यों, केराटिन क्यों, हाँ इम्परमिएबल टर्म आपने सही नहीं यूज किया, बट आप बोलना सही चाह रहे हो, ताकि किसी भी तरह का बैक्टीरियल या पैथोजन पेनिट्रेशन वहां पे ना हो। सेल डेड है ना, इन्फेक्शन कैसे होगा, लिविंग सेल में इन्फेक्शन होता है, डेड सेल्स में इन्फेक्शन होगा, क्योंकि पैथोजन जाएगा ही क्यों, उसको न्यूट्रिशन देगा। और जो केराटिन होता है ना वो उसको टफ बनाता है। एग्जाम्पल देखो, एक टूथब्रश लो, यहाँ पे घिसो, क्या अपर लेयर हट जाएगी। अब एक टूथब्रश लो, आपके बक्कल कैविटी के अंदर, ये बक्कल कैविटी है ना, इसके अंदर ये जो आप टच कर रहे हो अंदर, ये भी कंपाउंड एपिथेलियम, ये भी कंपाउंड है, और बक्कल कैविटी के अंदर भी क्या है, कंपाउंड है। टूथब्रश को यहाँ पे रब करो, नहीं होगा, ये केराटिनाइज्ड है। और टूथब्रश लेके अंदर रब करो, रब क्या, हल्का सा ब्रशिंग करते हुए भी अंदर अगर कभी से थोड़ा सा भी अगर इरोड हो गया, डैमेज हो गया, तो इमीडिएट क्या होता है, अपर सरफेस डैमेज हो जाती है, उसके नीचे कनेक्टिव टिश्यू है, उसका वेसल रप्चर हो जाता है और ब्लीडिंग स्टार्ट हो। एपिथेलियल से तो ब्लीडिंग नहीं हो, एवास्कुलर है। वेरी गुड आंसर, क्योंकि वो क्या है, पर आप सोचोगे कैरेटिन का कितना इंपॉर्टेंस है, यहाँ कैरेटिन है, ऊपर कुछ हो ही नहीं रहा, बिल्कुल प्रोटेक्टेड है। वहां पर कैरेटिन नहीं है, बकल कैविटी के लाइनिंग में, तो आप उसको रब करोगे तो पूरा एपिथेलियम ही निकल जा रहा है, और अंदर के कनेक्टिव टिश्यू का ब्लड वेसल रप्चर हो जा रहा है और ब्लड आ जाता है ना कई बार। दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द केराटिन, मेक्स इट टफ, केराटिन मेक्स इट टफ। ठीक है, प्रोटेक्शन दोनों कर रहे हैं, बट केराटिन फर्दर उसको क्या बनाता है, थोड़ा टफ। क्योंकि अच्छा एक और चीज, स्किन की सरफेस ड्राई है, बगल कैविटी की सरफेस मॉइस्ट क्यों, लाइवा से थोड़ी, हाँ केराटिन से मॉइस्टनेस का क्या रिलेशन, डेड सेल, डेड सेल डेड है ना, हाँ वाटर लॉस नहीं हो, बट जो लिविंग सेल है, बकल कैविटी की टॉप लेयर में कैसा सेल है, लिविंग सेल, तो लिविंग सेल तो टेंडेंसी टू वाटर होगा ही उसका, तो अगर वो लूज वाटर करेगा तो लाइनिंग कैसी होगी, मॉइस्ट, लाइनिंग कैसी होगी, और यहाँ पे लाइनिंग कैसी है, ड्राई। सेल कैसा है, ये डिफरेंस समझ आया। ये सब असर्शन रीजन के लिए इंपॉर्टेंट, ये सारी चीजें किसके लिए इंपॉर्टेंट है, असर्शन रीजन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। अभी सब इसको लिखवाऊंगी मैं। तो कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, ड्राई सरफेस ऑफ द स्किन, और कहाँ बताया, मॉइस्ट लाइनिंग ऑफ, मॉइस्ट लाइनिंग ऑफ बकल कैविटी, इवन आपके बकल कैविटी के जो पार्ट है विच इज कॉल्ड एज द फैरिंग्स, यहाँ पे भी प्रेजेंट है। ठीक है, और कहाँ पे प्रेजेंट है, एक तो आपको बता ही दिया जो पैराडॉक्स वाला है, विच इज द लाइनिंग ऑफ द, लाइनिंग ऑफ द duct of the salivary gland and pancreatic, duct of the salivary gland, पर कैसे डक्ट में, लार्ज,
पर लार्ज स्मॉल एनसीईआरटी तो लिखता नहीं है। डक्ट ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड एंड पैनक्रियाटिक, पैनक्रियाटिक। अब देख रहे हो ना एनसीईआरटी कितना कंफ्यूजिंग करता है। सिंपल एपिथेलियम भी लिख दिया लाइनिंग ऑफ डक्ट में, लिखा हुआ एनसीईआरटी में, और यहाँ भी लिख दिया लाइनिंग ऑफ डक्ट में। अब आप समझते रहो कि कहाँ पे टिक, बता दिया ना कैसे करना है। जब ऐसे लिखा है लाइनिंग ऑफ डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड पैनक्रियाटिक डक्ट, हमेशा कंपाउंड को टिक कर। कंपाउंड नहीं है तो क्यूबॉइडल को कर, या मैच द कॉलम में जरूरत पड़े तभी क्यूबॉइडल करना। बट मोस्ट करेक्ट ऑप्शन हमेशा क्या होगा? ठीक है, तो यहां सारी जगहों पे क्या है? यहां सारी जगहों पे कंपाउंड है, और कंपाउंड का कौन सा टाइप है? स्ट्रैटिफाइड। हालांकि स्ट्रैटिफाइड वर्ड भी एनसीईआरटी में है, डायरेक्ट कंपाउंड ही लिख, बट ये आपको पढ़ना आगे जब आप एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ोगे। एनसीईआरटी का चैप्टर है एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड इट्स एलिमिनेशन, उसमें ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ोगे तो वहाँ ट्रांजिशनल एपिथेलियम का नाम आता है, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। ह्यूमन मेल कह रही हूँ, ह्यूमन बॉडी में यूरेटर में और ब्लैडर की लाइनिंग में कौन सा टिश्यू प्रेजेंट है? ट्रांजिशनल एपिथेलियम। मतलब क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि हमारे यूरिनरी ट्रैक की लाइनिंग में ट्रांजिशन है? यूरिनरी ट्रैक की लाइनिंग में ट्रांजिशन। यूरेटर और ब्लैडर क्या यूरिनरी ट्रैक का पार्ट है? नहीं, डाइजेस्टिव ट्रैक का पार्ट है क्या? यूरेटर ब्लैडर सुना है ना, इसका पार्ट है, खाना जाता है वहां पे। यूरेटर ब्लैडर क्या यूरिनरी ट्रैक का पार्ट है? अच्छा, यूरिनरी नहीं समझ रहे हो? यूरिनरी मतलब एक्सक्रीटरी, जहां यूरिन बनता है, जहां यूरिन बनता है या ट्रांसपोर्ट होता है, दैट इज यूरिनरी। जहां यूरिन बनता है या ट्रांसपोर्ट होता है, दैट इज यूरिनरी। क्या यूरेटर और ब्लैडर यूरिनरी ट्रैक का पार्ट है? तो यूरेटर और ब्लैडर के एपिथेलियम को यूरो एपिथेलियम कहते हैं। कौन सा एपिथेलियम? और कौन सा एपिथेलियम है वो? क्या क्या? यूरो एपिथेलियम इज ऑल्सो कॉल्ड एज द ट्रांजिशन। असर्शन रीजन कैसे आएगा? लिखा रहेगा ट्रांजिशनल एपिथेलियम इज प्रेजेंट इन द यूरिनरी ट्रैक्ट, और लिखा रहेगा सिंस द शेप कैन ट्रांजिशन thus it helps in the flow of the correct explanation। ठीक है, तो ट्रांजिशनल कहां पे प्रेजेंट है बच्चों? ट्रांजिशनल प्रेजेंट एज क्या बताया मैंने? यूरो, यूरो क्या? यूरो एपिथेलियम। यूरो एपिथेलियम क्यों? प्रेजेंट इन लाइनिंग ऑफ यूरेटर and urinary bladder and urinary, therefore it is a trap part of the urinary tract, हमारे यूरिनरी ट्रैक का पार्ट है। तो दिस इज द कंपाउंड एपिथेलियम। ये क्या है? कंपाउंड एपिथेलियम। कंपाउंड एपिथेलियम कैराटिनाइज कहाँ पे प्रेजेंट है? कैराटिनाइज कहाँ पे प्रेजेंट है? स्किन, ड्राई सरफेस ऑफ द स्किन। और नॉन कैराटिनाइज कहाँ पे है? बकल कैविटी एंड pharynx, the lining of the buccal cavity and the pharynx। और कहाँ प्रेजेंट है? लाइनिंग ऑफ द डक्ट एंड द सलाइवरी ग्लैंड ऑफ द पैनक्रियाट। और ट्रांजिशनल कहाँ है? यूरोथीलियम। ट्रांजिशनल कहाँ है? देखो, हेडिंग डालो कंपाउंड एपिथेलियम। कितने बजे तक क्लास है आपकी? कैसे लिखो? पीडीएफ से नहीं लिखना आपको, मंडे हम इसको लिखेंगे। मंडे क्यों बोल रही हूँ? कि माइट भी हफ्ते में 3 दिन जूलॉजी, 2 दिन बॉटनी आ, तो अगर कल परसों में कभी क्लास लगती है तो ठीक है, अदरवाइज मंडे लिखेंगे। जहाँ तक आपने पढ़ा है वहाँ तक क्वेश्चन करने की कोशिश करें। ठीक है, थैंक यू बच्चों।
थैंक यू बेटा।